पिछली वीडियो में आपने रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को जाना। आज की वीडियो में हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की साहित्यिक विशेषताएं। तो बिना एक भी मिनट गवाए, बिना एक भी सेकंड की देरी किए आपको सीधे ही वीडियो की ओर लिए चलते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र जीवन की आकांक्षाओं के उत्कृष्ट प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी कविताओं में विद्रोह, राष्ट्र प्रेम, अन्याय तथा शोषण के प्रति आवाज उठी है। राष्ट्र कवि का सम्मान देकर राष्ट्र ने उनके प्रति कृतज्ञता का परिचय दिया है। दिनकर की कविता समस्याओं को प्रस्तुत करती है। वे ओज और माधुर्य के कवि के रूप में हिंदी को अनेक रचनाएं दे चुके हैं। क्रांतिवीर दिनकर की कविताएं मन को झकझोर देने में समर्थ हैं। उनके कृतित्व की श्रेष्ठता का प्रमाण है उनकी कृति उर्वशी पर मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। दिनकर जी सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि कहे जाने योग्य हैं। दिनकर जी एक कवि, निबंधकार, मनीषी, चिंतक आदि के रूप में जाने जाते हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, हारे को हरिनाम जैसी काव्य रचनाओं के साथ साथ दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय के रूप में एक श्रेष्ठ गद्य रचना लिखी है। दिनकर की डायरी भी एक उच्च कोटि की रचना है। इसके अतिरिक्त भी दिनकर जी ने अनेक गद्य रचनाओं में गंभीर चिंतन और गहन मनन के साथ लेखन कार्य किया है। दिनकर की काव्यगत विशेषताओं को हम निम्न शीर्षक बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। प्रथमतः राष्ट्रीयता का स्वर। दिनकर की कविताओं में जो प्रमुख स्वर हमें देखने को मिलता है वह है राष्ट्रीयता का स्वर, जो उनकी पूरी कविताओं में, हर एक कविता में कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ ही जाता है। वे देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप उन्होंने माना है। उनकी रचनाएं देशवासियों को राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर देती हैं, झकझोर डालती हैं भीतर तक। त्याग, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से अनुप्राणित कर देने वाली रचनाएं हैं। इसका एक उदाहरण हम इस पंक्ति में देख सकते हैं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। दूसरा बिंदु है प्रगतिवादी भावना। दिनकर के काव्य में अन्याय और शोषण का विरोध है। शोषकों के प्रति रोष तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए दिनकर जी ने अपनी प्रगतिवादी भावना का परिचय दिया है। तीसरा बिंदु शांति का समर्थक। दिनकर जी ने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध के उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य बुद्धि और शांति है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार युद्ध हल नहीं होता, युद्ध एक समस्या हो जाती है। सौंदर्य चित्रण। दिनकर ने अपनी काव्यकृति उर्वशी में नारी सौंदर्य का मनोरम चित्रण किया है। उर्वशी के सौंदर्य का चित्रण करते हुए वे उसे सनातन नारी कहते हैं। वंशी में कवि ने जिस काम आध्यात्म को प्रस्तुत किया है वह उनके गंभीर चिंतनशील व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। रस योजना। दिनकर मूलतः ओज एवं माधुर्य के कवि हैं, इसीलिए उनकी कविता में वीर और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण दृष्टव्य है कि वृद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। भाषा सौंदर्य। दिनकर की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उनका शब्द चयन सटीक, सार्थक एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है। उनमें भाव अभिव्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है तथा चित्रात्मकता एवं ध्वन्यात्मकता का गुण भी विद्यमान है। निश्चय ही दिनकर जो हिंदी काव्य रचना में विशिष्ट स्थान के अधिकारी कवि हैं। रश्मिरथी में उन्होंने
महाभारत के उपेक्षित पात्र कर्ण को नायक बनाकर उसकी कविता सज्जनता एवं दानवीरता का जो चित्र अंकित किया है वह अत्यंत भव्य है। रश्मिरथी में खंडकाव्य की सभी विशेषताएं भी समाविष्ट हैं। पाठक कर्ण के चरित्र से प्रेरणा पाते हैं और उसके उन गुणों का स्मरण करते हैं जो उसे महान योद्धा, दानवीर और शोषण का शिकार करने वाला बनाते हैं। जब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनकी कविताओं में वीर रस की भी प्रचुरता है और श्रृंगार रस की भी। जहाँ रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में वे वीर रस की मादकता के साथ ओतप्रोत होते नजर आते हैं, तो वहीं उर्वशी जैसी रचना में वे श्रृंगार रस के एक ऐसे कवि के रूप में सामने आते हैं जो निश्चित ही अद्वितीय है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में शोषितों के तथा उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति साफ देखने को मिल जाती है। व्यवहारिक जीवन में दिनकर की सहानुभूति शोषितों, दीनों तथा उपेक्षितों के प्रति रही है। जब वे एक ओर पूंजीपतियों के कुत्तों को राजसी भोगते देखते हैं और दूसरी ओर कृषक के बालकों को माता के सूखे स्तन चूसते और जाड़े के रातों में ठिठुर कर प्राण गंवाते देखते हैं, तो उनका मन द्रवित हो उठता है और वे इस पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के लिए अधीर हो उठते हैं और कह उठते हैं, हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ण लूटने हम आते हैं, दूध दूध हे वत्स तुम्हारे दूध खोजने हम आते हैं। विचार तत्वों की प्रधानता है दिनकर के काव्य में। दिनकर का काव्य केवल भावना प्रधान काव्य ही नहीं है, उसमें चिंतन की गहनता भी है। कविता के परंपरागत नजरिए की लीक से हटकर नए दृष्टिकोण से युगानुकूल काव्य के कथानक को ढालने का प्रयास इनके काव्य में देखने को मिलता है। उनके कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा नामक प्रबंध काव्यों में बिल्कुल ही युगानुकूल नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कथानक का सृजन किया गया है। दिनकर केवल कल्पना लोक में विचरण करने वाले कवि नहीं हैं, वे धरती पर उतरकर मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए सर्वदा आतुर दिखाई पड़ते हैं। हृदय पक्ष के साथ साथ उनके काव्य में बुद्धि पक्ष का भी प्राबल्य देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण पर छायावादी प्रभाव। दिनकर के प्रकृति चित्रण पर छायावाद का प्रभाव साफ दृष्टिगोचर होता है और यूं भी छायावाद के अवसान पर जिनमें कवि में छायावाद की विशेषताएं पूरी तरह से ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। प्रकृति के व्यापारों में ये नारीत्व की कल्पना करते हैं। उषा के मानवीकरण का एक मोहक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। कंचन थाल सजा सौरभ से ओ फूलों की रानी, अलसाई सी चली कहो करने किसकी अगवानी, वैभव का उन्माद रूप की यह कैसी नादानी, उसे भूलना ओस की करुणामयी कहानी। प्रकृति चित्रण में दिनकर ने भले ही छायावादी मानवीकरण अपनाने का प्रयास किया है, किंतु उनके स्वर में कोमलता और सुकुमारता नहीं आने पाई है। उनका स्वर भले ही ऐसे अवसरों पर हुंकार न बन पाया हो, किंतु उसमें छायावादी गुंजन नहीं जान पड़ती। जब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की भाषा शैली की, तो दिनकर की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं उर्दू के चलते फिरते शब्द भी प्रयोग में आते हैं, पर वो केवल भाषा को प्रवाहमयी बनाने के लिए ही ऐसा प्रयोग हुआ है। जैसे कि इंसान, तकदीर, कब्र, आरजू, अरमान, गम, लाश आदि शब्द। दिनकर की भाषा भावों के अनुकूल परिवर्तनशील भी है। उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। भाषा में कहीं कहीं व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी हैं, परंतु ये सभी उस कविता के प्रभावमयता को और निखारने के लिए ही की गई हैं। इसमें गंभीरता, भावों का अभाव अवश्य खटकता है। उनके काव्य की भाषा माधुर्य गुण की अपेक्षा प्रसाद और ओजपूर्ण
से अधिक संपन्न है। दिनकर जी की रचनाओं में विशेषकर वीर, रौद्र, करुण और शांत रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। रसवंती और उर्वशी में श्रृंगार रस का भी अच्छा परिपाक हुआ है। दिनकर के काव्य में तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के छंद मिलते हैं। कुरुक्षेत्र में मात्रिक छंदों के साथ वार्णिक छंदों का भी अच्छा प्रयोग दिनकर साहब करते नजर आते हैं। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि का विशेष प्रयोग उनके द्वारा हुआ है। पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से आए मानवीकरण और विशेषण, विपर्य आदि अलंकार भी उनके काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। भाषा, भाव और शैली सभी दृष्टियों से दिनकर जी आधुनिक हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे इस युग के प्रगतिशील राष्ट्रीय चेतना से संपन्न मननशील कवियों में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। वे अपने समय के राष्ट्र कवि रहे हैं। अपने जीवन काल में अपनी काव्य साधना के कारण वे पर्याप्त गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सम्मानित हो चुके हैं। रश्मि रथी या रामधारी सिंह दिनकर, हुक्कार, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी आदि अनेक रचनाओं के बारे में जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए कम है, क्योंकि दिनकर का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और कवि की किसी और कृति या किसी और प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।